गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। हमने क्या स्टार्ट किया था बच्चों लास्ट? गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो स्टार्ट किया था लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के अंदर, मैंने एक लिक्विडेशन की पूरी प्रोसीजर्स बताई थी कि कैसे लिक्विडेशन स्टार्ट होता है और कहां जाके एंड होता है। बताओ बच्चों, सबसे पहली बात एक क्विक रिवीजन करते हैं पहले तो, जो अभी तक पढ़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे बोली थी, लिक्विडेशन करने की दो प्रोसेस ही हमारे एक्ट के अंदर अवेलेबल है। एक आईबीसी कोड 2016 और दूसरा तरीका क्या बताया था बच्चों? कंपनीज कोड रूल 2013। दो प्रोसेस ही हैं बाइंडिंग अप को करने की, लिक्विडेशंस को करने की, किसी भी कंपनी को खत्म करने के लिए। कौन सी वाली प्रोसेस कब एप्लीकेबल होगी उसके बारे में डिस्कशन किया था। मैंने बोला था अगर आप ट्रिब्यूनल के थ्रू जा रहे हो वाइंडिंग अप में, और अगर आपकी कंपनी एक इंसॉल्वेंट कंपनी हुई। कौन सी कंपनी हुई बच्चों? इंसॉल्वेंट कंपनी हुई तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों? आईबीसी कोड 2016 लगेंगे। लेकिन अगर आप अपना वाइंडिंग अप वॉलेंट्री कर रहे हो तो वॉलेंट्री की केस में 2017 के पहले तो कोड रूल लगते थे, लेकिन अब जो लगते हैं वो क्या लगते हैं? आईबीसी कोड 2016 ही लगता है। क्या ये सबको समझ में आ गया था? बोलो। प्रोसीजर कोई भी हो, सबसे पहले तो पेटिशन फाइल की जाएगी कि भैया कंपनी का वाइंडिंग अप करना है। पेटिशन कोई भी फाइल करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेटिशन फाइल करने के बाद कोर्ट क्या करता है? इन्वेस्टिगेशंस करता है और उसको लगता है कि कंपनी का वाइंडिंग अप होना चाहिए तो वो एक ऑर्डर पास कर देता है और ऑर्डर पास करके कंपनी का वाइंडिंग अप कंटिन्यू कर देता है। जैसे ही ऑर्डर पास हुआ इमीडिएटली कोर्ट एक बंदे को अपॉइंट करेगा। वो बंदा कौन कहलाएगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर। वो ऑफिशियल लिक्विडेटर सबसे पहले कंपनी में जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंपनी की इंफॉर्मेशन डिटेल्ड में लेगा। जिस फॉर्मेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं वो कहलाता है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो सबसे पहले लिक्विडेटर के हाथ में एक डॉक्यूमेंट्स आ रहा है जिसको बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर लिक्विडेटर उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बताएंगे असेट्स और लाइबिलिटी को अपनी कस्टडी में लेगा। कस्टडी में लेने के बाद असेट को बेचेगा और बेचने के बाद लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा। सारे बच्चे मेरे को बताएंगे जब मैंने आपको बताया था कि लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा तो लाइबिलिटी के पेमेंट का एक सीक्वेंस होगा। वो सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले मैंने बोला था अगर सिक्योर्ड असेट से कुछ रियलाइज्ड हो रहा है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट होगा, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट होगा, फिर फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर का पेमेंट होगा और सबसे लास्ट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई थी? सीक्वेंस क्लियर है बच्चों? हेलो, ओके। तो इस सीक्वेंस में पेमेंट किया जाएगा। यहां मैंने आपको बता दिए थे फिक्स चार्ज क्रेडिटर्स कौन होते हैं, मैंने आपको बता दिए थे फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर कौन होते हैं, और मैंने आपको आज जो मेरे को डिस्कशन करना है वो पूरा टाइम आज प्रेफरेंसेस क्रेडिटर पर जाएगा कि प्रेफरेंसेस क्रेडिटर्स क्या होते हैं। क्लियर बच्चों? बोलो। जब सारा पेमेंट हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर सबको पेमेंट मिल जाएंगे, पैसा खत्म हो जाएगा, तो फिर लिक्विडेटर एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। और ये सबमिट कर देगा वो आरओसी को और उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। उसके बाद कंपनी का नाम कंपनी इसके रजिस्टर में से हटा दिया जाएगा, कंपनी का वाइंडिंग अप कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? बोलो। आप सबके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि बेटा आप सब सीए बनने के बाद लिक्विडेशन के लिए, लिक्विडेटर बनने के लिए, ऑफिशियल लिक्विडेटर बनने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इस पर प्रैक्टिस भी चलती है, कई लोग आईबीसी कोड पर प्रैक्टिस करते हैं, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक बार लिक्विडेटर बन जाओ किसी कंपनी का, जीवन भर खाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट करना
ट्रिब्यूनल के हाथ में है, लेकिन बंद कब करना है ये लिक्विडेटर के हाथ में होता है। लिक्विडेटर 40 साल चलाए, 50 साल तक कंपनी का वाइंडिंग अप करते रहे, कोई मना नहीं है। लिक्विडेटर को लगना चाहिए कि भैया कंपनी की एसेट कब बेचना है, वो लिक्विडेटर के हाथ में होता है। समझ में आया बच्चों? बोलो। तो अगर आपको लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आराम से किसी भी कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकते हो। क्लियर? और ड्यूरिंग आर्टिकलशिप अगर किसी ऐसी फर्म में आप आर्टिकलशिप कर रहे हो जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एक लिक्विडेटर भी है, तो बेटा वहां आपको ये चैप्टर बहुत हेल्प भी करता है कि लिक्विडेशन की प्रोसीजर में क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों? हेलो? तो चलो, मैं आपसे बोल रहा था हमारे एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट जो कि लिक्विडेटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं वो बनाना हमको सीखना है। कौन कौन से दो स्टेटमेंट मैंने आपसे बच्चों बोले हैं? फटाफट बोलो, सारे बच्चे बताएंगे। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना सीखना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा कौन है? फटाफट बोलो। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। ये कौन बनाएगा बच्चों? लिक्विडेटर बनाएगा। ये दोनों बनाना सीखना है। और इनको बनाने से के लिए सीखने के लिए मैंने आपसे बोला था आपको सीक्वेंस सीखना है। सीक्वेंस मतलब पेमेंट किसका पहले किया जाएगा। तो पेमेंट सबसे पहले किया जाएगा किसका? सिक्योर्ड क्रेडिटर का, फिर प्रेफरेंसेस क्रेडिटर का, फिर फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर का, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और सबसे लास्ट में लाइन में कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन मैंने बोला था ये पेमेंट स्टार्ट हो उससे पहले ही कुछ पेमेंट हो जाते हैं। वो पेमेंट कौन कौन से हैं? लीगल चार्जेस और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई थी? बोलो। तो चलो, आज हम जो बात करने वाले हैं इन विकारियों की बात करने वाले हैं। कौन से विकारियों की? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की। मैंने आपसे बोला था कुछ लोगों को पहले पेमेंट किया जाता है भले ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो पहली बात तो बताएंगे व्हाट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं? तो आप बोलोगे ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जिनका पेमेंट फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर से पहले किया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। हेलो, बताएं बेटा व्हाट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो मैंने क्या बोला? ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इंपॉर्टेंट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जिनका पेमेंट किससे पहले किया जाएगा? फटाफट बताएं, किससे पहले किया जाएगा? फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर से पहले किया जाएगा। और फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर सिक्योर्ड थे लेकिन फिर भी इनको पहले पेमेंट दिया जा रहा है। क्यों? ड्यू टू कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनीज एक्ट इनको प्रेफरेंस देता है। क्यों देता है? तो कल मैंने आपको समझाया था कि भैया खाना बट रहा है, बड़े आदमियों को पहले बटेगा जिनके घर में खाने को खूब है, या गरीबों को पहले बांटा जाएगा? बोलो। गरीबों को। तो ये गरीब लोग हैं। अब कौन कौन इस गरीब में आता है जरा देखना, कौन कौन से लोग गरीब हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सबसे बड़ी भिखारी है। मतलब सबसे पहले लाइन में कौन लग जाएगा बेटा? मोदी जी आके लग जाएंगे। और मोदी जी बोलेंगे सबसे पहले जो भी कंपनी में टैक्स एक्स बनते हैं ना वो हमको दे दो। अगर टैक्स दोगे तो हम पैसा खर्च करेंगे इंडिया के ऊपर। तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल्स में किसने अपने आप को सिक्योर्ड कर लिया? फटाफट बोलो। सबसे पहले तो सिक्योर्ड किसने कर लिया? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट बोलती बाकी सब जाओ तेल लेने, पहले पेमेंट मेरे को मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के कौन से ड्यूज? तो बोलते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो हेडिंग डालेंगे गवर्नमेंट टैक्सेस एंड ड्यूटीज आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माने जाएंगे, इनका पेमेंट पहले किया जाएगा। ध्यान रखना, ओनली टैक्सेस एंड ड्यूटीज। सर कितने टैक्सेस एंड ड्यूटीज? सारे के सारे? तो बोलते नहीं, ड्यू प्रीसीडिंग 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। डेट ऑफ वाइंडिंग अप से प्रीसीडिंग 12 मंथ में जितने टैक्सेस एंड ड्यूटीज ड्यू हुए हैं बस वो ही प्रेफरेंशियल्स होंगे, बाकी प्रेफरेंशियल्स नहीं होंगे। मतलब जैसे कंपनी का वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हुआ, तो जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हुआ वहां से देखा जाएगा प्रीसीडिंग 12 मंथ। प्रीसीडिंग 12 मंथ पिछले 12 महीने। प्रीसीडिंग 12 मंथ में, इन पिछले 12 महीनों में
जितने टैक्सेस एंड ड्यूटीज ड्यू हुए होंगे बस वो वाले ही प्रेफरेंसेस होंगे। अगर कोई टैक्सेस एंड ड्यूटीज 12 महीने से पहले का है, 12 मंथ से पहले का है, क्या ये बात समझ में आई? तो वो प्रेफरेंसेस नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? बोलो हेलो। बता रहा हूं, पहले इतना बताएं समझ में आया कि नहीं। कौन से वाले लेना है बोलो, कौन से लेना है? प्रीसीडिंग 12 मंथ वाले, उसके पहले वाले नहीं लेना है। समझ में आया? अब पूछ रहा है नमन इसका रीजन क्या है। हालांकि रीजन बताने की जरूरत नहीं है, एक्ट में ऐसा लिखा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं ऐसा एक्ट में क्यों लिखा गया। बेटा 12 महीने से पहले का है तो गवर्नमेंट चाहती तो पहले ही रिकवर कर लेती। वो गवर्नमेंट रिकवर नहीं कर रही है, इसका मतलब उसको जरूरत नहीं थी, उसकी कोई इज्जत ही नहीं थी। बोलो, अगर 12 महीने से पहले का है और तुम पहले ही ले लेते अगर उसको, तो अभी तक कोई दिक्कत ही नहीं आती। तुम वसूल नहीं पाए, तुम्हारी गलती है। बोलो, तो फिर ठीक है बाद में लेना। जब तुमको उस समय जरूरत नहीं थी तो आप क्यों आगे आगे रहो खड़े होके, उसी समय वसूल लेते। एक्ट बोलता है प्रीसीडिंग 12 मंथ जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 12 महीनों में गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि कंपनी का वाइंडिंग अप होने वाला है, तो वो टैक्स कैसे लेती? समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए पहले ये केवल 12 मंथ का टैक्स और ड्यूटीज ही क्या होगा, फटाफट बोलो, प्रेफरेंसेस माना जाएगा। क्लियर? हेलो, चलो तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। फटाफट सारे बच्चे कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और इसका आंसर देंगे। अब मेरे को एक्ट का इंटरप्रिटेशन चाहिए सारे बच्चों से। देखता हूं एक्ट का इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं कि नहीं। तो चलो बच्चों, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। प्रेफरेंसेस पेमेंट में सबसे पहले मैंने आपको बोला है गवर्नमेंट ड्यूज में टैक्सेस एंड ड्यूटीज। एग्जाम्पल 1 मेरा, सारे बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन इज सेइंग डेट ऑफ वाइंडिंग अप या डेट ऑफ लिक्विडेशन आपकी है 31 मार्च 2021। ओके, इस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हुआ। सारे बच्चे बताओ ये ऑर्डर किसने दिया होगा? या तो ट्रिब्यूनल ने या फिर शेयर होल्डर की मीटिंग में। क्लियर है कि नहीं? बोलो, इस दिन से वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गया, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया, ये वो डेट है। अब यहां आपको कंपनी की बैलेंस शीट में दिख रहा है इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग, इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर दिया हुआ है 18-19 का 60,000, 19-20 का 1 लाख और 2021 का 1,50,000। आपको बताना है कि कितना इनकम टैक्स प्रेफरेंशियल्स होगा। बस खाली मेरे को ये बताओ कितना इनकम टैक्स प्रेफरेंशियल्स होगा। 1,50,000, 1,50,000। वेरी गुड। और कौन बोल रहा है 1,50,000? संस्कार। बाकी बच्चे 1,50,000, 1,50,000। वेरी गुड बच्चों, यही फर्क होता है एक एक्ट को पढ़कर उसको समझना। मैंने बोला है प्रीसीडिंग 12 मंथ में ड्यू, प्रीसीडिंग 12 मंथ में ड्यू, यही बोला है। बोलो हेलो। ये है फॉर द ईयर। फॉर द ईयर मतलब बेटा ये हमारे कहलाने फाइनेंशियल ईयर। सारे बच्चे मेरे को बताओ इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर में ही ड्यू होता है कि असेसमेंट ईयर में ड्यू होता है? इनकम टैक्स आप सबने पढ़ा हुआ है, बोले असेसमेंट ईयर में। क्या ये बच्चे मानते हैं असेसमेंट ईयर में ड्यू होता है? बोलो। तो सारे बच्चे मेरे को बताओ
असेसमेंट ईयर को बेस बनाना पड़ेगा आपको ड्यू देखने के लिए। ड्यू मतलब कब आपको पेमेंट करना है, तो आपको ड्यू देखने के लिए किसको बेस बनाना पड़ेगा? असेसमेंट ईयर को। तो बताएं 18-19 का इनकम टैक्स कब ड्यू होगा? 18-19 का इनकम टैक्स कब ड्यू हुआ होगा, जल्दी से बताएं। 19-20 में। 19-20 का कब ड्यू हुआ होगा? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। 19-20 के 20-21 में। और जल्दी बताएं 20-21 का कब ड्यू हुआ होगा, फटाफट बताएं। 20-21 में। आपने कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़े होंगे असेसमेंट ईयर में कि सेम ईयर में ही ड्यू हो जाता है, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस पढ़े होंगे आपने इनकम टैक्स के अंदर। वो एक जहाज चल रही है तो उसका टैक्स इमीडिएटली देना पड़ेगा, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस पढ़े हैं कि नहीं, बोलो। बिल्कुल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें बेटा एक एक्सेप्शन ये भी था कि अगर कंपनी पलाश बेटा आपके यहां से आवाज आ रही है, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो उसका टैक्स सेम ईयर में ही क्या हो जाएगा, बोलो, ड्यू हो जाएगा। तो बच्चों मेरे को बताओ विद इन 12 मंथ में कितना टैक्स ड्यू हो गया, जल्दी से बताएं। कितना टैक्स विद इन ड्यू हो रहा है, ध्यान रखें कितना टैक्स ड्यू हो गया, दैट अमाउंट। तो बताओ बच्चों प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कितना आएगा, अगर मैं पूछूं तो बताओ बेटा। दैट इज यूर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाएंगे। कितना कहलाने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बोलो। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। दैट इज योर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। कितने रुपए कहलाने, फटाफट बोलो। 2,50,000। तो मोदी जी लाइन में 2 बार लगेंगे। एक बार कितने के लिए लगेंगे, फटाफट बोलो। 2,50,000 के लिए बोलेंगे लाओ लाओ पहले मेरे को इतना तो दे ही दो। फिर मोदी जी को एक बार मौका और मिलेगा, वो मिलेगा कैसे, फटाफट बोलो। एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या ये बात क्लियर है, बोलो। और अनसिक्योर्ड कितना कहलाएगा, फटाफट बोलो। 60,000। क्या ये क्लियर हुआ, एग्जाम्पल समझ में आया? 2.5 लाख का रीजन मैंने आपसे बोला, प्रीसीडिंग 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। बेटा कहीं से आवाज आ रही, किसी के यहां से आ रही, यस के यहां से, बेटा यस, हाँ ध्यान समझे। प्रीसीडिंग 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। डेट ऑफ वाइंडिंग अप इज योर 31st March 2021। तो यहां आपको देखना है प्रीसीडिंग 12 मंथ। प्रीसीडिंग 12 मंथ मतलब आपको आगे नहीं देखना, कहां देखना है, फटाफट बोलो, पीछे। आप यहां पीछे देखें प्रीसीडिंग 12 मंथ। और जब आपने प्रीसीडिंग 12 मंथ देखा तो कितने टैक्सेस यहां ड्यू हुए होंगे, आपको लेना है यहां पर जो ड्यू हुए मतलब जो यहां जिनका असेसमेंट हो रहा है। क्योंकि इनकम टैक्स ड्यू कब होता है, असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर में आपको पे करना पड़ता है। तो आपने देखा 19-20 का टैक्स यहां ड्यू नहीं होगा। 19-20 में 19-20 का टैक्स कहां ड्यू हुआ होगा, फटाफट बोलो। 20 और 21 में। और जो हमारे 20-21 का है वो भी इसी साल ड्यू हो गया होगा, ड्यू टू एक्सेप्शंस कि अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो सेम ईयर में टैक्स ड्यू हो जाएगा, बोलो। हेलो। तो ये 2 टैक्स यहां पर ड्यू हो रहे हैं, कितने में, विद इन 12 मंथ में। तो बस बेटा ये ही प्रेफरेंसेस होंगे। इसके पहले कोई ड्यू हुआ होगा, जैसे 18-19 का टैक्स 19-20 में ड्यू हुआ होगा, तो ये प्रीसीडिंग 12 मंथ के बाद आ रहा है, तो ये अनसिक्योर्ड ही रहेगा। ये क्या नहीं बन पाएगा, बोलो, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर नहीं बन पाएगा। समझ में आया अभी? इस तरीके से कैलकुलेशंस करना पड़ेगी, ध्यान रखना। तो ये था बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। मैं अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, सारे बच्चे मेरे को बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 में जीएसटी आउटस्टैंडिंग, जीएसटी आउटस्टैंडिंग 18-19 90,000, 19-20 1 लाख, और 20-21
1,50,000. डेट ऑफ वाइंडिंग अप आपकी वही है 31 मार्च 2021. आपको बताना है कितना जीएसटी प्रेफरेंसेस होगा. बताओ. जीएसटी भी आपने पढ़ा होगा पक्का. 150. वेरी गुड बेटा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सेम ईयर में ही ड्यू हो जाते हैं. बोलो हेलो. तो बताएं बेटा, यहां हमारा जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज में आएगा वो केवल कितना आएगा, फटाफट बोलो. 1,50,000. तो अगर मैं आपसे पूछता हूं प्रेफरेंसेस क्रेडिटर कितना होगा इसमें, तो आप बोलेंगे सर प्रेफरेंसेस क्रेडिटर इज 1,50,000. और बाकी क्या कहलाएगा, फटाफट बोलो. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना, 1,90,000. काम खत्म. क्लियर. ये मेरा आंसर हो गया. क्या ये सबको समझ में आ रहा है, बोलो. बच्चों बताओ यहां मैंने असेसमेंट ईयर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई असेसमेंट ईयर नहीं होता. जो फाइनेंशियल ईयर होता है वही असेसमेंट ईयर होता है कि नहीं, इमीडिएटली ड्यू हो जाता है. ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 3 खाली क्वेश्चन में दिया है इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग ₹4 लाख. डेट ऑफ वाइंडिंग अप 31 मार्च 2021. और क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि इनकम टैक्स कब का आउटस्टैंडिंग है, ये बता ही नहीं रहे. बस लिखा है इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग 4 लाख. बताओ ऐसे केस में क्या करोगे. बिल्कुल हम मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे होल अमाउंट इज प्रेफरेंसेस. मतलब मैं कब का इनकम टैक्स मानूंगा, ये करंट ईयर का ही मानूंगा. क्या ये बात समझ में आई, बोलो. तो ऐसे केस में आपका आंसर क्या होगा, फुल अमाउंट इज प्रेफरेंसेस. मतलब पूरा का पूरा क्या मान लिया जाएगा, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर मान लिया जाएगा. क्या ये बात क्लियर हो गई सबको, बोलो. कि अगर एग्जाम में डेट नहीं बताई है, खाली अमाउंट लिखा है, कब का है, इनकम टैक्स बताया नहीं है, तो फुल अमाउंट को ही प्रेफरेंसेस मान लिया जाएगा. क्लियर बच्चों. वेरी गुड. एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है एमपीईबी. एमपीईबी समझते हो कि नहीं, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. बिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 18-19 1 लाख, 19-20 1,50,000, 20-21 1,80,000. Date of winding up 31 मार्च 2021. बताएं बच्चों व्हाट अमाउंट इज प्रेफरेंसेस, कितना प्रेफरेंसेस होगा. वेरी गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया. इट इज नॉट अ टैक्स एंड इट इज नॉट अ ड्यूटीज. तो ध्यान रखना केवल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, गवर्नमेंट के सारे ड्यूज नहीं, केवल वो टैक्स और ड्यूटी होना चाहिए. बताओ एमपीईबी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कोई टैक्स है क्या, कोई ड्यूटी है क्या, नहीं. तो ये क्या नहीं होगा, फटाफट बोलो. प्रेफरेंसेस नहीं होगा. आंसर क्या लिखोगे, होल अमाउंट क्या होगा, फटाफट बोलो. आंसर क्या लिखोगे, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर कितना, 0. प्रेफरेंसेस क्रेडिटर इज नील. पूरा अमाउंट क्या होगा बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा. कितना आ रहा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, 2.5 लाख प्लस 1,80,000. कितना हो जाएगा, 2.5 लाख प्लस 1,80,000 कितना बेटा, 4,30,000. फुल अमाउंट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. क्लियर. हेलो बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं. इट इज वेरी इजी.
तो फुल अमाउंट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। जी कुछ डाउट पूछ रहा था कोई, बोले। वो भी उसमें जुड़ जाएगी, बस आते वो पार्ट हो किसका, टैक्स और ड्यूटीज का। समझ में आया? और बताएंगे एग्जाम्पल नंबर 5, एक और एग्जाम्पल नंबर 5, रेंट रेट एंड टैक्सेस आउटस्टैंडिंग दिया है। 18-19 1 लाख, 19-20 1,20,000 और 20-21 1 लाख। डेट ऑफ वाइंडिंग अप 31 मार्च 2021। पता है कितना प्रेफरेंसेस होगा? पहले तो बताओ रेंट रेट्स एंड टैक्सेस समझते हो कि नहीं? हेलो, नहीं। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस मतलब बेटा म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस मतलब जो नगर निगम में जमा करना है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। वाटर टैक्स हो गया आपका, इसके अलावा बेटा और भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना पड़ता है, उनको एक नाम में बोल देते हैं रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। क्लियर है कि नहीं? मतलब दैट इज योर म्युनिसिपल टैक्सेस। बताएं दैट टैक्सेस इज ड्यू इन सेम ईयर। बोलो, बताएं कितना कितना प्रेफरेंसेस होगा? बोलो। 1 लाख। बिल्कुल सही बेटा बच्चों, 1 लाख इज प्रेफरेंसेस क्रेडिटर। ध्यान रखना, यहां मैंने ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट कौन से गवर्नमेंट टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना लोकल टैक्सेस भी कंसीडर होंगे, क्योंकि सारे टैक्सेस एंड ड्यूटीज चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हो। क्लियर? बोलो। तो आंसर क्या होगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इज ₹1 लाख और बाकी सब क्या होंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माने जाएंगे। कितना? 2,20,000। समझ में आ गया बच्चों? हेलो बच्चों, एक और बात जो मेरे को बताना है, जैसे क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो ये मान लो इनकम टैक्स के बारे में है कि ये 18-19 का जो 60,000 का टैक्स था, ये आपको पता है ड्यू हुआ था 19-20 में, लेकिन इसमें डिस्प्यूट चल रहा था। आपने पेटिशन एडिशन फाइल कर रखी थी जिसका क्लियरेंस 20-21 में आया है। तो बताओ बच्चों, क्या ये प्रेफरेंसेस होगा? फिर ये प्रेफरेंसेस मान लिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। मतलब कोई पुराना टैक्स जो ड्यू पहले हो गया था लेकिन उस पर कोई डिस्प्यूट थे, उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट विद इन 12 मंथ में हुआ है, तो फिर बेटा विद इन 12 मंथ ही उसका ड्यू डेट मानी जाएगी और वो प्रेफरेंसेस मान लिया जाएगा। क्लियर? बोलो। ध्यान से सुने, कोई पुराना 5 साल पुराना टैक्स है जिसका बेटा डिस्प्यूट चल रहा है, जिसका क्या चल रहा है? आपका डिस्प्यूट चल रहा है 5 साल पहले से, गवर्नमेंट और आपके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, उसका फैसला इस विद इन 12 मंथ में आया था लेकिन आपने टैक्स नहीं जमा किया था, तो ये अमाउंट भी प्रेफरेंशियल हो जाएगा, भले वो 5 साल पुराना टैक्स है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। क्योंकि डिस्प्यूट विद इन 12 मंथ में क्लियर हुआ है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये है बेटा हमारे टैक्सेस एंड ड्यूटीज का पॉइंट कि भाई कितने टैक्सेस एंड ड्यूटीज प्रेफरेंशियल्स होंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बोलो। पहला केस सबको क्लियर हो गया? अब याद करेंगे, सारे बच्चे बताएंगे सबसे पहला प्रेफरेंसेस क्रेडिटर कौन, सबसे बड़ा भिखारी कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या बोलती है? हमारे टैक्स एंड ड्यूटीज प्रेफरेंशियल, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हो। ध्यान रखना, रिलेवेंट डेट से प्रीसीडिंग। रिलेवेंट डेट का मतलब क्या है बच्चों? यहां पर रिलेवेंट डेट वर्ड यूज हुआ है। रिलेवेंट डेट का मतलब क्या है? फटाफट बताओ। वाइंडिंग अप की डेट। रिलेवेंट डेट से प्रीसीडिंग 12 मंथ में, विद इन 12 मंथ फ्रॉम द इमीडिएटली बिफोर द डेट।
प्रीसीडिंग 12 मंथ में जितने टैक्सेस एंड ड्यूटीज ड्यू हुए हैं, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो सेस हो, चाहे वो रेट हो, आजकल सेस वाला मात्रा भी चल रहा है, कृषि सेस, ये सेस, वो सेस, बोलो, तो ये भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज का पार्ट होते हैं। तो ये भी क्या होंगे, फटाफट बोलो, क्या हो जाएंगे, प्रेफरेंसेस मान लिए जाएंगे। लेकिन सारे के सारे प्रेफरेंसेस नहीं माने जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डेटा वाइंडिंग अप से हमको देखना पड़ेगा प्रीसीडिंग 12 मंथ में कितने ड्यू हुए हैं। पक्का समझ में आ गया, बोलो हेलो। तो फर्स्ट पॉइंट का इंटरप्रिटेशन एग्जाम्पल से क्लियर है एकदम। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। और कौन है बड़ा भिखारी, बोलो हेलो। अमन, अवनी, आयुष, नमन, नीरा, बताएं, आगे बढ़े। गवर्नमेंट के बाद कौन भिखारी होगा, बिल्कुल बेटा, गवर्नमेंट के बाद और भी लोग हैं जिनको पैसा चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, 3 लोग बड़े भिखारी हैं। एक तो गवर्नमेंट, जो आपने देख ही ली, उसके बाद इसके बाद आएगा बेटा कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह, और तीसरा ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने इन्वेस्टिगेशन करवाया था कि नहीं, बोलो, याद है? इन्वेस्टिगेशन करवाया किसने था, ट्रिब्यूनल ने, लेकिन खर्चा किसको बियर करना था, खर्चा किसको बियर करना था, कंपनी को। तो बताओ बच्चों, ट्रिब्यूनल क्या बैठा रहेगा कि साहब ठीक है पैसा बचे तो हमारे इन्वेस्टिगेटर को पेमेंट कर देना, बोलो, बिल्कुल ये भी नहीं बेटा, दैट इज नॉट अ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, दैट इज नॉट अ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो लिक्विडेटर अपॉइंट करके जो लिक्विडेटर खर्च कर रहा है वो है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। लीगल चार्जेस अलग चीज है, लीगल चार्जेस के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी केवल इतना समझो कि 3 लोग प्रेफरेंशियल्स होते हैं, बताएं फटाफट बोलो कौन कौन, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, और तीसरा कौन नाम दिया मैंने, ट्रिब्यूनल। तीनों के नाम लिखे यहां पर, लेकिन अलग अलग नाम से। चलो हम सबसे पहले ले रहे हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एम्प्लॉय। सारे बच्चे बताओ, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो हमारा होता है, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि जो एम्प्लॉय है, बताओ उसकी कोई गलती है वाइंडिंग अप में? कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी मिलती है तो उनके घर चलते हैं, बोलो। कंपनी सारे के सारे डेप्ट होल्डर मतलब डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर दे, बैंकों का लोन चुका दे, और कंपनी के पास बची नहीं, तो बेचारे एम्प्लॉय तो भूखे मर जाएंगे। तो गवर्नमेंट बोलती है कि सैलरी और बेजेस भी प्रेफरेंशियल्स मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, सैलरी एंड बेजेस। जो किसकी है बेटा, एम्प्लॉय की है। एम्प्लॉय की सैलरी एंड बेजेस भी प्रेफरेंशियल्स मानी जाएगी, लेकिन कितनी सैलरी और बेजेस प्रेफरेंशियल्स मानी जाएगी, उसके लिए बोलते हैं ये सैलरी और बेजेस ड्यू होना चाहिए डेटा वाइंडिंग अप से प्रीसीडिंग 12 मंथ की। कितने महीने की, फटाफट बोलो, प्रीसीडिंग 12 मंथ की। प्रीसीडिंग 12 मंथ की सैलरी और बेजेस क्या होना चाहिए, ड्यू होना चाहिए। तो ये प्रेफरेंसेस होगी, लेकिन पूरी 12 महीने की प्रेफरेंसेस नहीं होगी। गवर्नमेंट ने इस पे भी लिमिट लगा दी है। पहली बात तो ये प्रीसीडिंग 12 मंथ की ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, तो प्रेफरेंसेस होगी। अगर उससे पुरानी है कोई तो वो प्रेफरेंसेस होगी ही नहीं। फिर बोलते हैं इसमें भी इन्होंने एक लिमिट लगा दी है। लिमिट क्या लगा दी, होल अमाउंट इज नॉट प्रेफरेंसेस, मतलब पूरे 12 महीने का प्रेफरेंसेस नहीं होगा। इन 12 महीनों में से कोई भी 4 महीने की सैलरी, कोई भी कितने महीने की सैलरी, फटाफट बोलो, 4 महीने की सैलरी, और ₹20,000 20,000 रुपए का अमाउंट, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा बस उतना ही प्रेफरेंसेस होगा। क्या ये बात क्लियर है, बोलो हेलो। ध्यान से समझो, पहले तो ये 4 महीने कौन से वाले होना चाहिए, 4 महीने की सैलरी जो ले रहे हो बताओ ये कौन सी वाली होना चाहिए, 5 साल पुरानी होना चाहिए क्या, प्रीसीडिंग 12 मंथ वाली। 4 मंथ की सैलरी और कितने रुपए, 20,000। एक इंप्लॉय को 20,000 से ज्यादा की प्रेफरेंसेस नहीं होगी, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा। अगर बताओ 4 महीने की सैलरी 25,000 रुपए बनती है तो कितना होगा,
20,000। अगर 4 महीने की सैलरी 15,000 रुपए बन रही है तो 15,000 रुपए। समझ में आया कि नहीं बोलो? विच एवर इज लोअर, बस उतना ही प्रेफरेंसेस होगा। तो यहां पर एक्ट ये स्पेसिफिक कर रहा है कि भैया सैलरी और बेसिस भी होगी प्रेफरेंशियल्स, लेकिन सैलरी बेसिस में जो प्रेफरेंशियल्स अमाउंट होगा वो प्रीसीडिंग 12 मंथ की 4 मंथ सैलरी और 20,000 विच एवर इज लोअर। क्लियर? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे सैलरी और बेसिस को लेकर के, तो सारे बच्चे यहां पर सैलरी और बेसिस के लिए देखेंगे पॉइंट। ठीक है बच्चों, आंसर्स देंगे मेरे को। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल सैलरी और बेसिस का। बेसिस, सैलरी और बेसिस में एग्जाम्पल 1 दिया है। पहला एग्जाम्पल, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सिक्स मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹36,000। बताएं कितना प्रेफरेंसेस होगा? आंसर आया 20,000। सही है क्या? बिल्कुल। आप बताएं, सबसे पहले आप इस 36,000 में क्या कैलकुलेट करोगे? प्रेफरेंसेस कैटर करोगे कि नहीं बोलो? कैसे निकालोगे प्रेफरेंसेस कैटर? वेरी गुड। आप लिखोगे 4 मंथ सैलरी पहले तो, और ₹20,000। दो चीजें देखना है, 20,000 का अमाउंट तो है ही, 4 मंथ सैलरी निकाल ली होगी। 36,000 को सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, फटाफट बोलो। डिवाइड बाय 6 कर दी तो 1 महीने की आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे 4 महीने की आ गई। कितनी आ रही है? तो व्हाट अमाउंट इज प्रेफरेंशियस? 24,000 या 20,000? 20,000। तो प्रेफरेंशियस कैटर इज 20,000 विच एवर इज लोअर। प्रेफरेंशियस क्रेडिटर हो जाएंगे आपके 20,000। बिल्कुल सही बच्चों, ये तो 20,000 प्रेफरेंसेस हो गए। बताएं इसका मतलब अनसिक्योर्ड में कितनी चली जाएगी? एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितनी हो जाएगी बोलो? टोटल 36 थी, 36 में से 20 प्रेफरेंशियल्स हो गया, तो बताओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना बचे? कितनी अनसिक्योर्ड हो जाएगी बोलो? 16,000। 16,000 इज योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। समझ में आया बोलो? हेलो, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है? सेम क्वेश्चन वापस से दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन ध्यान से देखना। दिया है फिर से, एग्जाम्पल 2, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी 36,000। What amount is preferentials? What amount is preferentials? नमन सिंह 36,000, बाकी बच्चे 36,000। आंसर रॉन्ग बेटा, 36,000 नहीं होगा, 24,000 होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि बेटा 6 महीने की सैलरी तो प्रेफरेंसेस हो ही नहीं सकती ना बच्चे। कितनी प्रेफरेंसेस हो सकती है? मैक्सिमम 4 मंथ। तो बच्चों बताओ यहां क्या लिखोगे आप? 4 मंथ सैलरी। तो आपने 4 मंथ सैलरी निकाली, तो 4 मंथ सैलरी पहले हम निकाल रहे हैं प्रेफरेंसेस कैरेक्टर, है ना।
तो आप यहां पहले तो लिखोगे 4 मंथ सैलरी, और ये आपने निकाल दी 4 मंथ सैलरी कितनी आ रही है 24,000। ये तो सही है, वापस से निकाल के बताऊं कि समझ में आ गया? आ गया बोलो। और सारे बच्चे बताएं, और कितना लिखूं यहां पर बोलो? 20,000 लिखूं कि 40,000 हो जाएगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। 20,000 एक इंप्लॉय की लिमिट है, 2 इंप्लॉय ए एंड बी हैं, तो बताओ कितना हो गया? 40,000। whichever is lower preferential creditor is 24,000। सारे बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं बोलो? तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने कहलाएंगे बताओ? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने कहलाएंगे? 36,000 में से 24,000 आपका प्रेफरेंशियल्स हो गया है, तो कितना बचा? 12,000 इज योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। समझ में आ गया? आई होप अब लिमिट आप समझ पा रहे होंगे। बताओ 4 मंथ सैलरी और 20,000 की जो लिमिट है वो एक एम्प्लॉय की नहीं है, वो कितने एम्प्लॉय की है? पर एम्प्लॉय। अभी 6 महीने की सैलरी दोनों की मिला के दे रखी है, 6 महीने की सैलरी और ए बी को मिला, एक एम्प्लॉय की थोड़ी ना 6 महीने की दे रखी, ये दोनों की मिला के दे रखी 36,000। तो आपने क्या कर दिया? 4 महीने की सैलरी अलग कर ली, 20,000 के हिसाब से लिमिट हो जाएगी 40,000। तो विच एवर इज लोअर, अगर आप देखें 24,000 आ रहा है आंसर। क्लियर बच्चों बोलो? हेलो। एग्जाम्पल 3 हमारे क्वेश्चन में दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹4 लाख। बताएं कितना प्रेफरेंसेस होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि कितने महीने की है, कितने एम्प्लॉय की है, कुछ भी नहीं दिया। अब अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, सारे बच्चे बताएं। अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, कितने एम्प्लॉय हैं, कितने कितने एम्प्लॉय की सैलरी है, कौन से महीने की है, बोलो कितनी? एक आंसर 20,000 आया, एक 4 लाख आया, बताओ मैं क्या ले लूं? क्या आप अजम्पशन ये ले रहे हो कि कंपनी में एक ही एम्प्लॉय काम करता होगा? बताओ बच्चों। अगर नहीं बेटा, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी आ रही है तो आप ऐसा मान ही सकते कि एक एम्प्लॉय को दिया होगा, बाकी सबको नहीं दी होगी सैलरी। बेटा कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो मान के चलना सबको नहीं मिली होगी या फिर सबको मिल गई होगी, बोलो। तो बताओ मेरे को यहां कितना कंसीडर करना चाहिए, फटाफट बताओ। मैं क्या मानूंगा? कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और सबकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। और दूसरा अजम्पशन क्या? कि ये 4 महीने की ही सैलरी है। समझ में आया कि नहीं बोलो? तो आंसर क्या होगा फटाफट बोलो। फिर आपका आंसर हमेशा क्या लिख के आओगे फटाफट बोलो? फुल अमाउंट इज प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेस क्रेडिटर पूरा हो जाएगा 4 लाख। और फटाफट बताएं यहां पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कितना जाएगा? 0 नील। क्लियर? एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 4 में यहां पर दिया हुआ है 6 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹3,60,000, 3,60,000। व्हाट अमाउंट इज प्रेफरेंसेस? आप बताएं। क्यों वो 20,000 वाली लिमिट नहीं लगाओगे? बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन में नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट गिवन। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट गिवन, देन 20,000 वाली लिमिट जो है, देन 20,000 लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल। तो 20,000 वाली लिमिट लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? सारे बच्चे बताओ क्यों नहीं लगेगी 20,000 वाली लिमिट? क्योंकि वो पर एम्प्लॉय लिमिट है। अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉय नहीं है तो 20,000 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो यहां अजम्पशंस क्या हो गया? मेरे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, ये बहुत सारे एम्प्लॉय की सैलरी है, तो इसमें से केवल हम कौन सी वाली ही कंसीडर करेंगे? फटाफट बोलो।
4 मंथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगी 4 मंथ सैलरी। 4 मंथ सैलरी मतलब कितना, 2,40,000। और बाकी कहां चली जाएगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में। कितने रुपए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चले जाएंगे, 80,000। अच्छा 1,20,000। ओके, समझ में आ गया बच्चों। इस तरीके से कैलकुलेशंस करना पड़ेगी। तो 20,000 की लिमिट बच्चों तभी लगाओ जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज गिवन। ठीक है, हेलो। एग्जाम्पल 5 दिया है, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹30,000। What amount is preferentials? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। क्या इसको एम्प्लॉय माना जाएगा, बताओ बच्चों। आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है एम्प्लॉय की डेफिनेशन? नहीं बेटा, इट इज नॉट अ एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय नहीं होते हैं, इट इज अ डिसीजन मेकर। इन्हीं गधों के कारण तो कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, और इन्हीं को पहले पैसा दिलवाएगा क्या एक्ट, बोलो। तो हेडिंग में लिख लें, मैनेजिंग डायरेक्टर नॉट एन एम्प्लॉय। चूंकि मैनेजिंग डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए पूरा 30,000 क्या मान लिया जाएगा, फटाफट बोलो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मान लिया जाएगा। समझ में आया, बोलो। तो मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर का रिम्यूनरेशन, डायरेक्टर का कमीशन, मैनेजिंग डायरेक्टर ही नहीं, होल टाइम डायरेक्टर कोई भी हो जिसका रिम्यूनरेशन है, कमीशन है, कुछ भी है, पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, अनसिक्योर्ड माना जाएगा। क्योंकि इन नालायकों के कारण ही हमारी कंपनी का क्या हो गया है, फटाफट बोलो बच्चों, वाइंडिंग अप हो गया है। तो ये अमाउंट प्रेफरेंसेस नहीं माना जी बेटा, सारे केएमपी का ऐसे ही होगा। क्लियर, बोलो, हेलो। जो इंप्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते, ध्यान रखना। लेकिन अगर इसकी जगह एग्जाम्पल 4 लिखा होता, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए या फिर सीएस क्या सैलरी आउटस्टैंडिंग है ₹40,000, तो बताओ फिर कितना प्रेफरेंसेस हो जाता, फटाफट बोलो, सीए या सीएस का, बोलो। बिल्कुल, तो सही सीए बेटा मेरा एम्प्लॉय हो सकता है कि नहीं, बोलो। हो सकता है। इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, क्योंकि सैलरी लिखा है मतलब इंटरनल ऑडिटर कहलाना, बोलो। तो फिर यहां प्रेफरेंशियल्स आता, कितना आता प्रेफरेंशियल्स क्रेडिटर, बोलो। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना होता, 20,000। ये 20,000 की लिमिट क्यों लगा दी, क्योंकि एक ही बंदा है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया होता, मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस आउटस्टैंडिंग है ₹90,000। अब बताओ, अगर फीस लिखी है तो बताओ फीस किसको दी जाती है, इंप्लॉय को दी जाती है कि आउटसाइडर को दी जाती है, बताएं। आउटसाइड इंप्लॉय को तो सैलरी और वेजेस दी जाती है। तो बताओ बच्चों, फिर ये 90,000 इंप्लॉय नहीं कहलाएगा सीए, फिर बताओ बेटा ये कहां चली जाएगी, बोलो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। समझ में आया। तो इंपॉर्टेंट है, इंप्लॉय इंप्लॉयर रिलेशनशिप होना चाहिए। बताओ बच्चों, अगर किसी कंपनी के अंदर आप एज अ ट्रेनी कोई काम कर रहे हो, एज अ ट्रेनी, आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एज अ ट्रेनी आप वहां सीखने के लिए कोई काम कर रहे हो और आपको कोई स्टाइफंड वगैरह मिलता है, बताओ क्या ये प्रेफरेंसेस होगा। विशाल बेटा क्या बोलना चाहते हो, बोलो। बिल्कुल, आउट रिम्यूनरेशन होता तो प्रेफरेंसेस हो जाता बेटा। ठीक है, रिम्यूनरेशन हमेशा ही प्रेफरेंस, रिम्यूनरेशन सैलरी को ही बोलते हैं, बस ये है कि वो एक इज्जत वाले लोगों को दिया जाता है तो रिम्यूनरेशन हो जाता है, बिना इज्जत वालों को दिया जाता है तो सैलरी हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा हो गया रॉयल्टी और रेंट। समझ में आया कि रॉयल्टी का मतलब भी रेंट होता है और रेंट का मतलब भी रेंट होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, किसी
यूनिक चीज का पेमेंट कर रहे हो तो बोलते हैं हमने रॉयल्टी दी। अरे दिया तो रेंट ही है, लेकिन रॉयल्टी दी। समझ में आया कि नहीं, बोलो। और रिम्यूनरेशन का मतलब भी यही होता है। लेकिन हॉनोरेरियम का मतलब क्या होता है? हॉनोरेरियम किसको दिया जाता है? जिससे एम्प्लॉय एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो अगर हॉनोरेरियम लिखा है तो फिर इसका मतलब वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है। समझ में आया? तो ध्यान रखना, वर्ड की मीनिंग है, पेमेंट सब एम्प्लॉय को ही दिए जाते हैं, बस अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। इतना सबको क्लियर है? फीस, लेकिन सारे बच्चे बताओ फीस किसको देते हैं? हम फीस किसको देते हैं? जब मैंने हमारा काम आउटसोर्स कर रखा हो तो हम फीस देंगे। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम पे ही रख लिया है तो फिर सैलरी दिया जाएगा। क्लियर? हेलो, ओके। ये था हमारा एग्जाम्पल 5। इसके बाद लेंगे एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹60,000 6 मंथ का। बताएं कितना प्रेफरेंसेस होगा? अनसिक्योर्ड। अब कई बच्चे क्या करते बेटा, रेंट लिखा है 6 महीने लिखे हैं, 4 महीने मतलब हर चीज होगी 4 महीने उनके लिए। नहीं, आपको केवल क्या लेना है, फटाफट बोलो, सैलरी। समझ में आ गया? बोलो। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे एग्जाम का क्वेश्चन में ले रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया 6 एम्प्लॉय सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹3,60,000। क्लियर? फॉर 6 मंथ। व्हाट अमाउंट इज प्रेफरेंसेस? अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ कितना प्रेफरेंसेस होगा। अब आप निकाल सकते हैं, बताओ। वन, बिल्कुल सही बच्चों। क्या किया आपने? अब पहले तो बताओ क्या दोनों लिमिट लग जाएंगी हमारी? बोलो। क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी गिवन है, मंथ भी गिवन है, तो दोनों लिमिट लग जाएंगी। क्लियर है कि नहीं? सारे बच्चे बताओ अगर ये मंथ गिवन नहीं होते तो फिर हम नहीं, मंथ गिवन नहीं होते लेकिन 6 एम्प्लॉय हैं, 6 एम्प्लॉय हैं तो फिर बेटा वो अमाउंट वाला लगता कि नहीं? बोलो। अगर मैं ये गायब कर दूं तो भी बताओ वो 20,000 वाली लिमिट लग सकती है कि नहीं? क्योंकि 6 एम्प्लॉय गिवन है। समझ में आया? बोलो। तो यहां दोनों लिमिट लगेंगी, ध्यान रखना। क्या क्या लिखेंगे यहां पर? हमको निकालना है प्रेफरेंसेस क्रेडिटर। तो प्रेफरेंसेस क्रेडिटर में आपने लिमिट देखी, पहले निकाली होगी 4 मंथ सैलरी। तो 4 मंथ सैलरी सारे बच्चों की आ गई। कितनी आ गई फटाफट बोलो? 3,60,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4। 3,60,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 2,40,000। और साथ में आपको लिमिट चाहिए थी 20,000 वाली, तो 6 एम्प्लॉय हैं, मल्टीप्लाई कर दिया होगा आपने 20,000 पर एम्प्लॉय से, तो लिमिट हो गई कितनी? 1,20,000। विच एवर इज लोअर, आंसर बिल्कुल सही था आपका बेटा, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर में आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 प्रेफरेंशियल्स है, बाकी पूरी की पूरी अनसिक्योर्ड हो जाएगी। तो अनसिक्योर्ड में कितना चला जाएगा बोलो? 2,40,000 इज यूर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। काम खत्म। करते बनेगा। आई होप आप प्रेफरेंसेस क्रेडिटर समझ पा रहे हो। बस बेटा इस चैप्टर में अगर प्रेफरेंसेस क्रेडिटर समझ में आ गए तो फिर ये पूरा चैप्टर आपके लिए लड्डू है। बस प्रेफरेंसेस क्रेडिटर में ही गलतियां होती हैं, बाकी कहीं गलत होने के चांसेस ही नहीं इस पूरे चैप्टर के अंदर। क्लियर? हेलो। ये था बच्चों हमारा क्या, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर से रिलेटेड पॉइंट। सेकंड, अब बताएं बच्चों, अभी तक मिला के 2 लोग प्रेफरेंसेस आपने मान लिए हैं, सारे बच्चे बताएंगे पहला प्रेफरेंसेस क्रेडिटर कौन था? टैक्सेस एंड ड्यूटीज प्रीसीडिंग 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। दूसरा क्या है? सैलरी एंड वेजेस
preceding 12 month from the date of winding up, but 4 month salary or 20,000 whichever is lower. ठीक है बच्चों, बिल्कुल बेटा आपको ये नोट्स पीडीएफ भेज दिए जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। हेलो, ओके, तो चलें, ये था हमारा क्या, सैलरी और वेजेस से रिलेटेड पॉइंट। अब बताएं बच्चों, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया जो एक्ट के अंदर लिखा है? तो दो चीजें हमारी प्रेफरेंसेस कैरेक्टर हो गई। सर और कौन प्रेफरेंसेस कैरेक्टर आएगा? बेटा एम्प्लॉय के ही कुछ चीजें और, एम्प्लॉय की कुछ चीजें और। तो ये तो प्रेफरेंसेस कैरेक्टर्स हो गए, लेकिन ये अच्छा एक और एग्जांपल में लिखवाना भूल गया, लिखा होता 4 साल पुरानी सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो अनसिक्योर्ड ही रहती, क्योंकि वो 12 महीने के अंदर की 4 महीने वाली होना चाहिए। क्लियर है कि 12 महीने से पुरानी कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो वो प्रेफरेंशियल्स नहीं होगी। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा क्या, प्रेफरेंसेस कैरेक्टर से रिलेटेड बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जरा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और कौन प्रेफरेंसेस होगा? बेटा एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं एम्प्लॉय का हॉलीडे रिम्यूनरेशन। एम्प्लॉय का कौन सा रिम्यूनरेशन बेटा? हॉलीडे रिम्यूनरेशन, जिसको आपने इनकम टैक्स के अंदर लीव इन कैशमेंट पढ़ा होगा। लीव इन कैशमेंट याद है? लीव इन कैशमेंट, छुट्टी के दिन का वेतन। बोलो, लीव इन कैशमेंट, छुट्टी के दिन। बेचारे एम्प्लॉय ने छुट्टी के दिन आके भी काम किया। बताओ बच्चों कितना रिम्यूनरेशन उसका प्रेफरेंसेस होना चाहिए? तो एक्ट बोलता होल रिम्यूनरेशन इज प्रेफरेंसेस, सारा का सारा रिम्यूनरेशन प्रेफरेंसेस माना जाएगा। तो ऐसा क्यों? बेटा एक्ट भी बहुत अच्छे से समझता है कि कम से कम छुट्टी के दिन बेचारे ने काम किया तो उसका पेमेंट तो करो, उसने तो कंपनी को वाइंडिंग अप करने से बचाया, तो कम से कम उसका तो पेमेंट करो। क्लियर है कि नहीं? बोलो, नहीं तो उसकी घरवाली मारती उसको कि छुट्टी के दिन संडे को जाता कहां था तू, पेमेंट तो लाया ही नहीं कुछ। क्लियर है कि नहीं? गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से जानती, तो उसने सोचा घरवाली से लोगों को बचाने के लिए एक काम करो, हॉलीडे रिम्यूनरेशन पूरा प्रेफरेंसेस कर दो, मतलब कंपनी का वाइंडिंग अप भी हो जाए तो भी लीव इन कैशमेंट जितना आपका बन रहा होगा वो आपको फुल अमाउंट मिलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? नो लिमिट, नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि 12 महीने पुराना है कि 13 महीने बनाना है कि कैसा है। ध्यान रखना, लो लिमिट, ना तो कोई अमाउंट की लिमिट है और ना ही कोई पीरियड की लिमिट है, फुल अमाउंट इज प्रेफरेंसेस। क्लियर? बोलो। तो एग्जाम में अगर मिलता है आपको हॉलीडे रिम्यूनरेशन आउटस्टैंडिंग बिफोर द वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप से पहले 5 साल पुराना आउटस्टैंडिंग है, तो बताओ क्या करोगे? फटाफट बोलो। फुल 6 मंथ हॉलीडे रिम्यूनरेशन आउटस्टैंडिंग है, क्या करोगे? पूरा। यहां कोई 20,000 4 महीने वाली लिमिट नहीं लगेगी, फुल अमाउंट इज प्रेफरेंसेस। पढ़े बोल रहे हैं ऑल अक्रूड हॉलीडे रिम्यूनरेशन बिकम पेबल टू एनी एम्प्लॉय in the case of his death or any other person claiming under him on the termination of the employment before or by the winding up of the order in case may be dissolution of the company। बोल रहे हैं पूरा अमाउंट होगा, चाहे खुद एम्प्लॉय लेने आए, चाहे उस एम्प्लॉय का कोई रिप्रेजेंटेटिव लेने आए, कोई भी लेने आएगा, आपको पेमेंट पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल्स मानना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो ये भी एम्प्लॉय के खाते में गया, तो ये भी प्रेफरेंसेस होगा। इसका मतलब जो सैलरी वहां लिखी थी वो बेसिक सैलरी थी। कौन सी सैलरी थी? फटाफट बोलो। बेसिक। उसमें ये सब इंक्लूड नहीं है, ये सब अलग से प्रेफरेंसेस निकाले जाएंगे। आपने लिखा होगा इनकम टैक्स के अंदर बेसिक सैलरी में टीए, डीए, मतलब बहुत सारी चीजें होती सैलरी के अंदर इंक्लूड होती है कि नहीं? पीएफ, ग्रेजुटी होती है कि नहीं? बोलो। तो बेसिक सैलरी की बात चल रही थी वहां। अब हॉलीडे रिम्यूनरेशन अलग से लिख रहे हैं, मतलब ये उस सैलरी में इंक्लूड नहीं था। समझ में आया? हेलो सर, और क्या हो गया? बोलते हैं एम्प्लॉय का ईएसआई, ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। क्या बोला मैंने? फटाफट बोलो। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अगर किसी कंपनी का ईएसआई आउटस्टैंडिंग चल रहा है जो कंपनी को जमा करना था गवर्नमेंट को, आपको पता है बेटा कंपनियों को ईएसआई जमा करना पड़ता है अपने एम्प्लॉय का। बोलो क्यों जमा करना पड़ता है?
ताकि बेटा एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत हो तो गवर्नमेंट उनका इलाज करा पाए। क्लियर? हर एक सिटी के अंदर ईएसआई हॉस्पिटल होते हैं जहां पर एम्प्लॉय अपनी मतलब यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करा सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्लियर? और इसका पेमेंट किसको करना पड़ता है? कंपनी को। हाँ, एक आनंद का कहना है कि सर एम्प्लॉय की सैलरी 3 साल पुरानी है लेकिन डिस्प्यूट का सेटलमेंट अभी हुआ है, तो बेटा डिस्प्यूट का सेटलमेंट अभी हुआ है तो वो ड्यू अभी मान ली जाएगी। ठीक है आनंद? हेलो? ओके, तो अब यहां देखें पहले तो ईएसआई। ईएसआई क्या होता है? सारे बच्चे बताएं ईएसआई क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। जो कौन जमा करता है बेटा? गवर्नमेंट। सॉरी, गवर्नमेंट को कौन जमा करता है? कंपनी। किसके बिहाफ पर? एम्प्लॉय के बिहाफ पर। तो अगर किसी कंपनी ने जमा नहीं किया है और ये कितना है? प्रीसीडिंग 12 मंथ का है। यहां भी क्या है? फटाफट बोलो, प्रीसीडिंग 12 मंथ है। याद रख लोगे? बोलो हेलो। प्रीसीडिंग 12 मंथ की है जो पेबल है, तो उतना ईएसआई क्या मान लिया जाएगा? प्रेफरेंसेस। और 12 महीने से पुराना है कोई तो क्या मान लिया जाएगा? फटाफट बोलो, क्या मान लिया जाएगा उसको? अनसिक्योर। क्लियर? हेलो? तो यहां भी लिमिट है प्रीसीडिंग 12 मंथ वाली केवल। बाकी कोई अमाउंट में लिमिट नहीं है, 20,000 की लिमिट नहीं है, फुल अमाउंट प्रेफरेंसेस होगा प्रीसीडिंग 12 मंथ का है तो। ठीक है बच्चों? एग्जाम्पल लिखवाऊं इसका कि समझ में आ गया? आ गया? वेरी गुड। तो ये भी हमारा प्रेफरेंसेस होगा। और एक और लास्ट और इंपॉर्टेंट बोलते कंपनसेशन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ, या फिर कोई एम्प्लॉय को इंजुरी हो गई है उसका कोई कंपनसेशन जो वर्कर को देना पड़ रहा है अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर किसी वर्कर का कोई कंपनसेशन बन रहा है तो वो भी प्रेफरेंसेस मान लिया जाएगा, फुल अमाउंट विदाउट एनी लिमिट। यहां भी कोई लिमिट नहीं है। क्लियर बच्चों? हेलो? तो एम्प्लॉय का कोई कंपनसेशन है जो देना पड़ रहा है ड्यू टू इंजुरी, ड्यू टू डेथ, कोई भी रीजन से कंपनी को, तो वो भी फुल अमाउंट प्रेफरेंसेस मान लिया जाएगा। अब सोचो अगर सामने वाले का कोई नुकसान हो गया है, हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, तो बेटा उसका परिवार कैसे पलेगा और आप उसका पेमेंट भी नहीं कर रहे हो, तो बेटा एक्ट बोलता है आपको उस गरीब को पेमेंट देना पड़ेगा। समझ में आया? बोलो। तो ये भी प्रेफरेंसेस मान लिया जाएगा। तो ये हो गए बच्चों हमारे कितने? 5। सारे बच्चे बताएं इसमें से ये तीनों चीजें तो एम्प्लॉय की हो गई। बोलो। कोई लिमिट नहीं बेटा। ठीक है? जहां मैं कोई लिमिट नहीं बता रहा हूं मतलब नो लिमिट। हॉलिडे रिम्यूनरेशन में नो लिमिट, कंपनसेशन में नो लिमिट। क्लियर? बोलो। कोई अमाउंट की लिमिट नहीं, कोई, फुल अमाउंट इज प्रेफरेंशियस। ओके बच्चों? तो अब बच्चों बताओ कितना प्रेफरेंसेस हो गया हमारे? 5 चीजें। पहली चीज बताओ कौन सा? गवर्नमेंट टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो गवर्नमेंट को मिल रहे थे, और गवर्नमेंट का ईएसआई। देखो गवर्नमेंट को ईएसआई भी देना है कि नहीं? दोनों चीजें किसकी हैं? गवर्नमेंट की। एम्प्लॉय के बिहाफ पर ईएसआई मिलता तो गवर्नमेंट को है ना? बोलो। तो गवर्नमेंट ने अपनी जगह पे क्या लिखा है? प्रीसीडिंग 12 मंथ लिखा है कि नहीं? बोलो। हेलो? फिर सैलरी और वेजेस जो एम्प्लॉय को देना है, सैलरी और वेजेस में कितनी सैलरी और वेजेस? प्रीसीडिंग 12 मंथ की कोई भी 4 मंथ की सैलरी और 20,000 विच एवर इज लोअर। किन दो चीजों में लिमिट ही नहीं है? हॉलिडे रिम्यूनरेशन में कोई लिमिट नहीं, कंपनसेशन जो एम्प्लॉय को दे रहे हो उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है बच्चों? लेकिन जितना वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में बोला है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ने बोला 10 लाख रुपए, तो 10 लाख। अगर आप 12 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से 10 लाख बनता है तो केवल 10 लाख रुपए। समझ में आया? बोलो। ये ध्यान रखना। लास्ट एक और आदमी बच गया। कौन? फटाफट बोलो। एक और आदमी कौन बच गया है? ट्रिब्यूनल। एक और है एम्प्लॉय का पीएफ ग्रेजुटी। पीएफ ग्रेजुटी में भी कोई लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा पीएफ, पूरी पूरी ग्रेजुटी, बुढ़ापे का सहारा एम्प्लॉय का पूरा क्या माना जाएगा? फटाफट बोलो। प्रेफरेंशियल्स माना जाएगा। यहां भी कोई लिमिट नहीं है, ना ही कोई टाइम लिमिट है, ना कुछ है। तो ये भी क्या होगा? प्रेफरेंशियल्स माना जाएगा। तो बताओ एम्प्लॉय की 3 चीजें हो गई, सैलरी, वेजेस, हॉलिडे रिम्यूनरेशन,
कंपनसेशन, और लास्ट वन इज क्या, पीएफ और ग्रेजुटी। क्लियर है बच्चों? तो ये तो हो गया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हो गया, गवर्नमेंट हो गया, अब बच गया ट्रिब्यूनल। तो लास्ट में बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लिखा है बच्चों एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसलिए मैंने आपको प्रोसीजर पढ़ाई थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा इन्वेस्टिगेशन कौन कराता है और कब देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। द एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि ट्रिब्यूनल ने कराए हैं, वो उसको पेमेंट करना पड़ेंगे कंपनी को एज अ प्रेफरेंसेस। क्लियर? तो अब बच्चों बताओ, टोटल मिला के ये जितने भी प्रेफरेंसेस का आइटम लिखवाए मैंने, ये तीन लोगों को ही मिल रहे हैं। बोलो किस किस को, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय और ट्रिब्यूनल को। तो बताओ कुल मिला के तीनों चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं, बोलो। गवर्नमेंट को दो चीजें मिल रही हैं, कौन कौन सी दो चीजें, टैक्स, ड्यूटी और ईएसआई। तो उनने लिमिट लगा दी प्रीसीडिंग 12 मंथ वाली। ठीक है, बोलो। एम्प्लॉय के अंदर सैलरी, एम्प्लॉय का पीएफ, एम्प्लॉय का हॉलिडे रिम्यूनरेशन और कंपनसेशन। बताओ इसमें एम्प्लॉय के लिए लिमिट एक जगह है बस, केवल कहां पर, सैलरी और वेजेस में। बाकी लिमिट ना पीएफ में है, ना ग्रेजुटी में है, ना ही कंपनसेशन में है और ना ही हॉलिडे रिम्यूनरेशन में। ठीक है बच्चों, बोलो। दैट अमाउंट इज प्रेफरेंसेस कैरेक्टर। तो ये है बेटा हमारा कौन सा सेक्शन, सेक्शन 326 कंपनीज एक्ट का, जो डील करता है प्रेफरेंसेस कैरेक्टर को, कि ये सारे लोग प्रेफरेंसेस कैरेक्टर होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चार्ट का, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? आपको की हेडिंग याद रखना है, बोलो याद रहेंगी? तो बच्चों ये थे हमारे प्रेफरेंसेस कैरेक्टर। मैंने आपसे पहले ही बोला था आज हमारा पूरा टाइम प्रेफरेंसेस कैरेक्टर को समझ में जाएगा। क्या आपको प्रेफरेंसेस कैरेक्टर समझ में आ गए हैं? कल मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको सॉल्व करना रहेंगे। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन दूंगा, देखूंगा प्रेफरेंसेस कैरेक्टर निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो सारे बच्चे इतना पढ़ के आएंगे। स्टडी मटेरियल के अंदर ये दिया हुआ है बेटा, स्टडी मटेरियल खोलना और उसमें से प्रेफरेंसेस कैरेक्टर की एक बार रीडिंग जरूर कर लेना। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बच्चों।